नमस्कार। हमारा टॉपिक चल रहा था आनुवांशिकता एवं जैव विकास। ये टॉपिक हमने एनसीईआरटी बुक क्लास 10th की साइंस की एनसीईआरटी बुक से लिया है और आनुवांशिकता और जैव विकास का पहला भाग जो है वो हम पिछली क्लास में कंप्लीट कर चुके थे। इसके आगे द्विसंक्रिय संकरण और मनुष्य में लिंग निर्धारण जो है ये टॉपिक हमारे इसमें बचे हुए थे, जिसको हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। पहले थोड़ा सा इसको रिपीट करेंगे जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आनुवांशिकता और जैव विकास जो है, शुरू में हमने देखा था आनुवांशिकी, आनुवांशिकता और विविधता, ये की टर्म्स देखी थी। आनुवांशिकी जो है वो होता है अध्ययन किसका? आनुवांशिकता और विविधता का। आनुवांशिकता होती है माता पिता से बच्चों में लक्षणों का जाना, और विभिन्नता होती है जीवों में अलग अलग प्रकार के जो लक्षण पाए जाते हैं वो कहलाती हैं विभिन्नता, और इन दोनों का अध्ययन करते हैं तो इसे कहते हैं आनुवांशिकी। अगला हमने इसमें देखा था कि विभिन्नता कितने प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की थी, शारीरिक विभिन्नता और दूसरी थी शारीरिक कोशिका विभिन्नता और दूसरी थी जनन कोशिका विभिन्नता। शारीरिक कोशिकाएं जो होती हैं उनमें यदि कोई विभिन्नता ये लक्षण आते हैं तो वो उपार्जित लक्षण होते हैं, उनकी वंशागति नहीं होती है, जैव विकास में सहायक नहीं होते हैं। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। अगला था कि जनन कोशिकाओं में यदि कोई परिवर्तन उत्परिवर्तन होता है तो उनकी वंशागति होती है और ये जैव विकास में सहायक होते हैं। जैव विकास भी आपको बताया गया था, सरल जीव से धीरे धीरे जटिल जीव बनना, प्रजाति चेंज होना क्या कहलाता है? जैव विकास। उसके बाद अगला हमने देखा था कि जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन कैसे होता है। जनन दो प्रकार का था, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में जो पेरेंट मेंबर होता है वह एक होता है, और एक से यदि संतान की उत्पत्ति होती है तो कार्बन कॉपी बनने की संभावना होती है, यानी पेरेंट और संतान के अंदर जो है विभिन्नताएं कम मिलेंगी। लैंगिक जनन में पेरेंट्स जो है संख्या कितनी होती है? दो, और उससे उत्पन्न जो संतान है वो दोनों का कॉम्बिनेशन होती है, तो यहाँ पे आपको विभिन्नताएं ज़्यादा मिलेंगी। उसके बाद हमने विभिन्नताओं का महत्व भी देखा था। ये सब चीज़ें आपको एनसीईआरटी बुक में दे रखी हैं। फिर आपको जीन जो है उसकी पूरी लोकेशन बताई थी। ये सारी चीज़ें पिछली क्लास में डिटेल से पढ़ी हैं कि कोशिका जो है वो शरीर की सबसे छोटी इकाई है, और कोशिकाओं का समूह जो है वो कहलाता है उत्तक। उत्तक इकट्ठे होते हैं तो बनता है अंग, अंग इकट्ठे होते हैं तो अंग तंत्र, और सारे तंत्र इकट्ठे हो जाते हैं तो बनता है जीव। अब कोशिका के अंदर देखा था कि क्या पाए जाते हैं? केंद्रक। केंद्रक के अंदर होते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्रों की संख्या, या इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोसोम की संख्या, प्रत्येक जाति में निश्चित होती है, यानी हर प्रजाति के गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे मनुष्य के अंदर गुणसूत्रों की संख्या है 46, और ये जोड़े में पाए जाते हैं, यानी 23 जोड़े, जिसमें से एक सेट जो है वो संतान को माता से और एक सेट पिता से प्राप्त होता है। और यही जो गुणसूत्र हैं युग्मक बनने के समय अलग अलग हो जाते हैं, यानी युग्मक के अंदर आधा सेट यानी 23 गुणसूत्र ही पाए जाते हैं। फिर पढ़ा था गुणसूत्र जो है किसका बना हुआ था? डीएनए का। और एक प्रोटीन होता है जिसे कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। इस डीएनए का जो सबसे छोटा खंड था उसे कहते हैं जीन, और एक जीन एक लक्षण के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। ये चीजें हमने पढ़ी थी। और फिर देखा था कि जीन भी, जब गुणसूत्र जो है जोड़े में है तो जीन भी क्या होंगे? जोड़े में। यानी आपके शरीर में एक लक्षण दिखाई दे रहा है तो उसके लिए आपके जो गुणसूत्र हैं उसमें कितने जीन हैं? दो जीन हैं, दो कॉपी हैं। उसके बाद आगे देखिए, इसमें अगला है शारीरिक कोशिका, जनन कोशिका। ये बता दिया आपको इनमें कौन कौन सी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। विभिन्नताओं के लाभ भी बताए थे। इसमें आपको उदाहरण दिया था, कोरोना बीमारी में यदि पूरी मनुष्य की प्रजाति बिल्कुल एक जैसी होती, शारीरिक संरचना, इनका जीनोटाइप, तो इस कोरोना वायरस से पूरी की पूरी प्रजाति जो है मनुष्य की समाप्त हो जाती। लेकिन सभी जीवों में क्या पाई जाती है? विभिन्नताएं। तो मानव जीव में जो विभिन्नता थी उसके कारण कुछ लोग तो जो है कोरोना से लड़ गए और कुछ खत्म हो गए, लेकिन फिर भी हमारी जो प्रजाति है वो बची हुई रह गई। उसका मेन कारण था विभिन्नता। यदि विभिन्नता नहीं होती तो इस वायरस से पूरी प्रजाति जो है वो खत्म हो सकती थी। उसके बाद हमने मेंडल के बारे में पढ़ा था। बहुत ही फास्ट रिपीट कर रहे हैं, फिर आगे हम पढ़ेंगे। ग्रेगर मेंडल जो है, इसमें कुछ आपको वर्ष याद करने हैं, 1822 से 1884 इनका जीवन काल। ऑस्ट्रिया जो है इनकी कंट्री है। फिर उसके बाद आपको ध्यान रखना है, इन्होंने जो प्रयोग किए थे वो 1856 से 1863 तक किए थे। 7 वर्ष तक मटर के पौधे पे प्रयोग किए थे, और मटर के पौधे पे प्रयोग करके आनुवांशिकी के नियम दिए थे। इन्होंने अपने प्रयोगों का जो निष्कर्ष है, रिजल्ट है, वो 1866 में निकाला, और जो मैगजीन थी उस मैगजीन का नाम था एनल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ ब्रुन। और ये 1866 में निकालने के बाद भी यहाँ पे इनके कार्य को इतना महत्व नहीं दिया गया। 34 वर्ष बाद यही जो
इन्होंने निष्कर्ष निकाले थे। यही निष्कर्ष इन 3 साइंटिस्ट द्वारा अलग अलग निकाले गए। इन 3 का नाम था 34 वर्ष बाद यानी सन 1900 में, उनका नाम था ह्यूगो डी व्रीज, दूसरे साइंटिस्ट हैं कार्ल कोरेंस और तीसरे हैं इरिक वॉन शेरमॉक। तीनों की कंट्री आपको याद रखनी है। ह्यूगो डी व्रीज जो हैं हॉलैंड के हैं और कार्ल कोरेंस जर्मनी के और इरिक वॉन शेरमॉक जो हैं ऑस्ट्रिया के हैं। इन तीनों ने इन सिद्धांतों की, आनुवांशिकी के सिद्धांतों की पुनर्खोज की, इसलिए 1900 के अंदर माना जाता है, सन 1900 में, कि आनुवांशिकी की पुनर्खोज हुई। और उस समय मेंडल के जो रिजल्ट्स थे उन पे ध्यान दिया गया, इसलिए मेंडल को मरणोपरांत जो है आनुवांशिकी के जनक या आनुवांशिकी के पिता कहा जाता है। अब ये कारण भी पूछा जाता है कि जब इन्होंने 1866 में ये प्रकाशन करवा दिया था फिर भी इतना ध्यान क्यों नहीं दिया गया। तो एक तो कारण ये था कि ये मैगजीन लोकल थी और स्थानीय भाषा में थी, इसलिए वैज्ञानिक जगत का इतना ध्यान नहीं दिया गया। दूसरा ध्यान रखना है, मेन कारण ये भी था, इन्हीं वर्षों के बीच में 1859 में चार्ल्स डार्विन द्वारा जीवों की जो उत्पत्ति का सिद्धांत है, जिसे कहा जाता है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, वो दिया गया था। तो पूरे वैज्ञानिक जगत का ध्यान जो है इस सिद्धांत पे था, इसलिए जो है मेंडल के कार्य को इतना महत्व नहीं मिला। अगला देखिए, इसमें मेंडल के जो आनुवांशिकी के नियम थे, 3 नियम याद रखने हैं। प्रभाविकता अप्रभाविकता का नियम, दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम, तीसरा है आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये जो 2 नियम है, प्रभाविकता और अप्रभाविकता का नियम, मेंडल ने जब मटर के पौधों के बीच में संकरण कराया तो 2 प्रकार का संकरण था। एक तो था एकल संकरण और एक था द्विसंक्रिय संकरण। एकल संकरण का मतलब होता है पौधों के बीच में संकरण कराया जा रहा है और उस समय अध्ययन सिर्फ पौधे के एक ही गुण का किया जाता है। जैसे यहाँ पे हमने जो एक्सपेरिमेंट देखा था उसमें सिर्फ पौधे की लंबाई जो है उसी का अध्ययन किया गया था। बाकी गुण जो हैं, जैसे फूलों का रंग है या फली का आकार है या बीज का आकार है, बीज का रंग है, उनको जो वहाँ पे अध्ययन नहीं किया गया। यदि 2 गुणों को एक साथ अध्ययन कराते हैं तब संकरण कराते हैं तो उसे कहते हैं द्विसंक्रिय संकरण। तो एकल संक्रिय संकरण से इन्होंने शुरू के ये 2 नियम दे दिए थे। जो द्विसंक्रिय संकरण है, जो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, उसे इन्होंने तीसरा नियम दिया, जिसे कहा जाता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से बनता है। ये तीनों नियम दिए जाते हैं और ऐसे 4 ऑप्शन देंगे आपको, चौथा कुछ और दे देंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में दे दिया गति का नियम, फिर पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा जो है मेंडल का आनुवांशिकी का नियम नहीं था। तो ध्यान रखना है, ये 3 नियम आपको याद होने चाहिए। अब इन नियमों में क्या क्या कहा गया उसको भी देखते हैं। मेंडल ने जो है आनुवांशिकी के जनक और मटर के पौधे में कितने लक्षण, 7 विपर्यासी लक्षण, यानी बिल्कुल अपोजिट लक्षण थे कि पौधा या तो लंबा था या क्या था, बोना। मटर का जो बीज का कलर है या तो पीला था या हरा था। तो फूल का जो रंग है वो या तो बैंगनी था या कैसा था, सफेद था। तो इसमें आप देख रहे हैं कि बिल्कुल अपोजिट जो लक्षण है उनको हम क्या कह रहे हैं, विपर्यासी। और ऐसे 7 जोड़ी लक्षण जो हैं उनका इन्होंने अध्ययन किया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने जोड़ी लक्षण का अध्ययन किया। ये आपको दिखा दिए गए थे। बीज का आकार गोल और झुर्रीदार, बीज का रंग पीला और हरा, फूलों का रंग जो है बैंगनी और सफेद। उसके बाद में ध्यान रखना है फली का आकार फूली हुई और सिकड़ी हुई। अगला है फली का रंग हरा और पीला। पुष्प की स्थिति अक्षीय और अंत्य, और पुष्प की लंबाई जो है लंबा, और ये पौधे की लंबाई लंबा और बौना। तो इस प्रकार से ये 7 लक्षण थे। इधर जो लिख रखे हैं वो है प्रभावी, उधर वाले हैं अप्रभावी। प्रभावी लक्षण जो प्रथम पीढ़ी यानी F1 पीढ़ी में दिख जाता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो छिप जाता है वो लक्षण क्या कहलाता है, अप्रभावी। अगला देखिए, इसमें प्रभावी लक्षण को आप हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं और अप्रभावी लक्षण को दिखाने के लिए क्या, स्मॉल लेटर ABCD का यूज करते हैं। उसके बाद आगे देखेंगे, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया। तो एक तो ध्यान रखना है कि 7 जोड़ी जो लक्षण हैं वो बिल्कुल स्थूल रूप से दिखाई दे रहे थे। उसके बाद हमने पढ़ा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसे एकल संकरण कहते हैं। इसमें ध्यान रखना है आपको कि पौधों के बीच संकरण कराते समय केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया जाता है, जिसमें हमने पढ़ा था यहाँ पौधे की लंबाई का अध्ययन किया गया है। शुरू में जो पहला संकरण लिया था उसमें शुद्ध लंबा और शुद्ध बोना पौधा लिया था। शुद्ध का मतलब दोनों जीन जो हैं वो एक जैसे होने चाहिए। शुद्ध लंबा और शुद्ध बोने के बीच में जब संकरण कराया था तो F1 पीढ़ी आई थी, उसमें सभी पौधे जो हैं वो कैसे मिले थे, लंबे मिले थे। और आपको बताया था जो लक्षण बाहर दिख रहा है वो है फिनोटाइप, और जो इसका जेनेटिक संरचना है वो कहलाती है जीनोटाइप। यानी बड़ा टी और छोटा टी ये तो है जीनोटाइप, और वो पौधा दिख कैसा रहा है, लंबा दिख रहा है, वो उसका क्या है, फिनोटाइप। तो सभी पौधे कैसे दिखाई दिए, लंबे दिखाई दिए। उसके बाद देखिए
ये आपको बताया गया था कि जो कोशिकाएं हैं उसमें गुणसूत्र किसमें होते हैं, जोड़े में होते हैं, लेकिन जब युग्मक बनते हैं उस समय गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, ताकि निषेचन के बाद वापस जो है गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाए, डबल हो जाए। उसके बाद आगे देखेंगे इसमें, ये एक संक्रिय संकरण है। जब F1 पीढ़ी में आपस में क्रॉस करवाया गया तो F2 पीढ़ी आई, और F2 पीढ़ी में आप देखेंगे आपको मिला था कि 3 पौधे लंबे दिखाई दे रहे हैं जिनमें बड़ा टी मिल रहा है, इसका मतलब वो पौधे क्या हैं, लंबे हैं। और एक पौधा कैसा था, बोना। तो ये लंबा दिखना और बोना दिखना ये कैसा लक्षण है, फिनोटाइप। तो फिनोटाइप वाला अनुपात जो आया 3:1, कौन सी पीढ़ी के अंदर, F2 पीढ़ी के अंदर। F1 पीढ़ी में कोई अनुपात नहीं बताना है क्योंकि F1 पीढ़ी में सारे पौधे कैसे आए थे, लंबे। और दूसरा ध्यान रखना है, F1 पीढ़ी के जीनोटाइप जो है पौधों के सबके एक जैसे हैं, बड़ा टी और छोटा टी। यहाँ फिर देखेंगे इनका जीनोटाइप, यदि देखेंगे तो बड़ा टी अपने जैसा एक है, ये वाले जो संकर प्रजाति हैं कैसी हैं, 2 हैं, और ये संख्या कैसी, 1। तो जीनोटाइप वाला अनुपात था 1:2:1। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। ये आपका एकल संक्रिय संकरण था, इसका अवलोकन भी कर लिया, और इसी के आधार पे इन्होंने अपना पहला आनुवांशिकी का नियम और दूसरा आनुवांशिकी का नियम दिया था। पहला नियम क्या था, प्रभाविकता और अप्रभाविकता का नियम। इन्होंने कहा कि जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में दिख जाता है, यानी यहाँ आपने देखा कि पौधा लंबा भी था और कैसा था, बोना, लेकिन प्रथम पीढ़ी में सिर्फ कौन सा गुण दिखाई दिया, लंबे पौधे वाला। तो जो लक्षण दिख गया वो तो है प्रभावी, और जो छुप गया वो कैसा है, अप्रभावी। तो पहला नियम हो गया प्रभाविकता अप्रभाविकता का नियम। दूसरा नियम आपने नाम पढ़ा होगा, क्या नाम था, पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का जो नियम है इसे युग्मक की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। पृथक्करण का मतलब होता है कि जब यहाँ पे युग्मक बनते हैं उस समय ये जीन एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, और युग्मक अपने आप में शुद्ध होता है। जैसे पौधे की बात करें आप, पौधे के अंदर जीन जो है लंबाई वाले जैसे इस तरीके से हो सकते हैं, बड़ा टी दोनों छोटे टी, और ये वाला पौधा शुद्ध है, ये वाला पौधा शुद्ध है, क्योंकि जीन के जो विकल्प हैं दोनों एक जैसे हैं। ये वाला पौधा कहलाएगा अशुद्ध, यह कहलाएगा संकर। लेकिन जब युग्मक बनाओगे तो युग्मक में या तो बड़ा टी होगा या छोटा टी, क्योंकि युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, आधी होती है। तो युग्मक हमेशा अपने आप में क्या रहता है, शुद्ध ही रहता है। तो क्या बताया कि जब युग्मक बन रहे हैं उस समय ये जो जीन हैं ये क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, और ये अपने आप में क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं। जो सेकंड वाला नियम है उसे कहा जाता है पृथक्करण का नियम या फिर युग्मक की शुद्धता का नियम। तो ये दोनों नियम इन्होंने एकल संकरण पे दिए थे। अब फिर पढ़ते हैं द्विसंक्रिय संकरण। द्विसंक्रिय संकरण जो है इसमें पौधों के बीच संकरण कराते समय कितने लक्षणों का अध्ययन किया जाएगा, 2 लक्षणों का। अब ध्यान रखिए, मटर का पौधा है तो उसमें बात की गई बीज की। बीज लिया गया गोल और पीला। एक पौधे में बीज कैसा है, गोल और पीला। बीज का जो आकार गोल है ये प्रभावी लक्षण है, और उसका कलर जो है पीला वाला रंग जो है वो भी कैसा लक्षण है, प्रभावी लक्षण। इसी के विपरीत दूसरा बीज लिया गया, दूसरा पौधा जिसमें बीज कैसा था, झुर्रीदार। झुर्रीदार अप्रभावी है, और कलर कैसा बीज का, हरा। तो इसमें ध्यान रखना है आपको, इसमें दिख रहा है तो ठीक है, नहीं मैं यहाँ पे दोबारा बना रही हूँ कि गोल बीज, गोल को हम इंग्लिश में बोलते हैं राउंड। तो राउंड के लिए बड़ा आर और बड़ा आर, यानी शुद्ध गोल बीज वाला पौधा लिया, और दूसरा कैसा लिया, पीले रंग का। तो पीला प्रभावी है तो पीले के लिए येलो, तो दोनों क्या आ गए, बड़े वाई। तो ये पौधा आ गया जिसमें गोल और कैसा बीज है, पीला बीज, दोनों प्रभावी लक्षण है। दूसरा पौधा ऐसा लिया जिसमें दोनों अप्रभावी हैं, यानी झुर्रीदार। अब झुर्रीदार को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिंकल्ड, यानी डब्लू। यहाँ डब्लू नहीं लेना है, जो राउंड वाला है उसी का छोटा आर लेना है, छोटा आर लिखेंगे। तो ये है आपका झुर्रीदार बीज वाला शुद्ध पौधा, और झुर्री हरे कलर का, क्योंकि पीला कलर कैसा है, प्रभावी, और उसका अप्रभावी लक्षण लिखना है तो हमें स्मॉल उसी का लेटर बनाना पड़ेगा, यानी वाई का जो है छोटा वाई बन जाएगा। उसके बाद इसमें क्या किया, इनके युग्मक बनाए गए। युग्मक जो है, इस युग्मक में आप देखेंगे आर आ जाएगा और वाई, क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, आधी। यहाँ पे भी छोटा आर छोटा वाई। इनको यदि क्रॉस कराया गया तो इनको जब क्रॉस कराओगे तो सारी जो संतानें कैसी बनेंगी, बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई। ये तो पीढ़ी बन गई F1। अब इस F1 पीढ़ी को देखोगे तो जब तक बड़ा आर प्रेजेंट है तब तक बीज कैसा होगा, गोल।
बड़ा वाई प्रेजेंट है, कलर कैसा आएगा, पीला। अंदर और भी जीन है लेकिन वो अपने आप को दर्शा नहीं पाएंगे। तो F1 PD में जो लक्षण दिखते हैं वो कैसे होते हैं, प्रभावी। अब इन F1 PD में आपस में क्रॉस कराया जाएगा। आपस में क्रॉस कराने के लिए इनसे कितने प्रकार के युग्मक बन सकते हैं। तो युग्मक जब बनेंगे तो इसमें ध्यान रखना है, बड़ा आर हो सकता है बड़े वाई के साथ आए, बड़ा आर छोटे वाई के साथ, छोटा आर बड़े वाई के साथ, और छोटा आर छोटे वाई के साथ। ये कोई सा भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो ये एक पेरेंट का हमने युग्मक बनाया, दूसरे पेरेंट के भी सेम यही युग्मक बनेंगे क्योंकि F1 को आपस में क्रॉस करवाया जा रहा है। फिर इस चेकर्स बोर्ड पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक के युग्मक लिख दिए, बड़ा आर बड़ा वाई, छोटा आर बड़ा वाई, बड़ा आर छोटा वाई और छोटा आर छोटा वाई। दूसरे के यहाँ लिख दिए। उसके बाद इनको क्रॉस करवाया गया है। क्रॉस में इसमें ध्यान रखना है आपको, आर की सीक्वेंस यानी आर आर के पीछे रहना चाहिए। इसको हम अलग से बना लेते हैं। ये था शुद्ध गोल और पीला और शुद्ध झुर्रीदार और हरा बीज। इधर जो युग्मक बना था वो था बड़ा आर बड़ा वाई और यहाँ युग्मक बना था छोटा आर छोटा वाई। और निषेचन के बाद बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई। ये कौन सी पीढ़ी आ गई थी, F1। F1 को आपस में क्रॉस करा रहे थे। F1 के आपस में क्रॉस कराने का मतलब दो इसके मेंबर ले लिए F1 PD के और इनके युग्मक बनाए गए। इसके युग्मक जब बने तो चार प्रकार के युग्मक हैं, बड़ा आर बड़ा वाई, बड़ा आर छोटा वाई, और यहाँ ध्यान रखना है छोटा आर बड़ा वाई और छोटा आर छोटा वाई। सेम युग्मक इसके बनेंगे जो यहाँ बने हैं। फिर इनको क्रॉस जब करवाया जा रहा है तो ये चेकर्स बोर्ड बनाना है। और युग्मक कितने प्रकार के बन रहे हैं, चार प्रकार के। तो इसमें चार कॉलम बनाए जाएंगे। एक के युग्मक यहां लिखे जाएंगे, सेम युग्मक दूसरे पेरेंट के होंगे। अब इनको जब क्रॉस करवाया जाता है तो देखिए किस तरीके से, आर और आर इसको इससे क्रॉस करा रहे हैं, दोनों बड़े आर हैं और दोनों ही क्या हैं, बड़े वाई हैं। इसको और इसको देखेंगे, दोनों बड़े आर लेकिन दोनों बड़े आर बड़ा वाई और छोटा वाई। यहाँ इसको क्रॉस करा रहे हैं तो बड़ा आर छोटा आर दोनों बड़े वाई। फिर उसके बाद अगला देखिए, बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई। फिर यहाँ पे दोनों आर कैपिटल आ जाएंगे, वाई और वाई कॉम्बिनेशन ये रहेगा, दोनों आर कैपिटल दोनों स्मॉल वाई आएंगे। इसको इससे क्रॉस करा रहे हैं तो आर आर वाई वाई। अगला इसका बनेगा अब देखिए यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन कितने बने हैं, टोटल कितने बने हैं, 16 हैं। अब इन 16 में हम देखेंगे फिनोटाइप को। फिनोटाइप को यानी कितने पौधे एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें यदि आप अनुपात देखोगे तो पहले तो देखिए पेरेंट्स जो थे, पेरेंट्स किस तरीके के थे, पेरेंट में बीज कैसा था, गोल के साथ पीला। पहली चीज थी कि बीज गोल होना चाहिए और कलर कैसा होना चाहिए, पीला।
दूसरा था एक पेरेंट जो है उसमें बीज कैसा था, झुर्रीदार, और दूसरा कैसा था, कलर कैसा था, हरा था। ये तो आकार है और ये कैसा है, उसका रंग है। अब कॉम्बिनेशन कैसा आ सकता है कि बीज तो गोल हो लेकिन कलर कैसा आ गया, हरा। या फिर ऐसा हो सकता है कि बीज झुर्रीदार हो और कलर कैसा आ जाए उसका, पीला। यानी इतने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। दो कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल पेरेंट जैसे, गोल बीज है उसका कलर है पीला, दूसरा है झुर्रीदार बीज है उसका कलर कैसा है, हरा। दो कॉम्बिनेशन और क्या, बीज तो गोल था लेकिन कलर कैसा आ गया, हरा, बीज झुर्रीदार है कलर कैसा आ गया, पीला। जब इनकी यहाँ काउंटिंग करेंगे तो ध्यान रखना है आपको, गोल और पीला बीज ढूंढना है तो गोल का मतलब उसमें बड़ा आर होना चाहिए और पीले का मतलब उसमें क्या होना चाहिए, बड़ा वाई होना चाहिए। तो इनकी यदि आप संख्या देखोगे इसके अंदर तो गोल और पीले के लिए बड़ा और बड़ा वाई, तो एक तो ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। 9 ऐसे हैं जिसमें बड़ा आर और बड़ा वाई है। जब तक बड़ा आर और बड़ा वाई प्रेजेंट है तो आपको बीज गोल और कैसा मिलेगा, पीला। तो ये संख्या आपकी कितनी आ गई, 9। यहाँ यदि आप संख्या देखेंगे तो कितनी बनेगी, ये 9। अब अगला है बीज कैसा होना चाहिए, गोल। गोल के लिए कौन सा चाहिए, बड़ा आर, और कलर कैसा होना चाहिए, हरा। हरा कलर अपने आप को तभी दर्शा पाएगा जब दोनों छोटे वाई होंगे। जैसे ही बड़ा वाई आएगा तो बड़ा वाई जो है वो पीले कलर को दर्शाता है और पीला रंग इसमें कैसा होता है, प्रभावी होता है। तो इसमें ध्यान रखना है। अब ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढना है जहाँ पे बड़ा आर मिले और दोनों वाई कैसे मिले, छोटे मिले। तो ऐसे कॉम्बिनेशन यदि आप ढूंढोगे तो यहाँ मिलेगा बड़ा आर और छोटा वाई। एक तो ये रहा, 1 2 और ये 3। यानी बीज कैसा, गोल, और कलर कैसा होना चाहिए, हरा। तो इस तरीके का आपको मिला है। तो ये कितने आ गए, 3 आएंगी इसकी संख्या। बीज कैसा होना चाहिए, झुर्रीदार। झुर्रीदार के लिए बड़ा आर नहीं चाहिए, झुर्रीदार के लिए कैसा होना चाहिए, छोटा आर। और कलर कैसा चाहिए, पीला, तो पीले कलर के लिए आना चाहिए बड़ा वाई। तो छोटा आर और बड़ा वाई वाले कॉम्बिनेशन देखेंगे तो ये कॉम्बिनेशन रहे, छोटा आर का ये रहा 1 2 और 3। यानी झुर्रीदार और उसके साथ कैसा बीज होना चाहिए, पीले रंग का। तो उसकी संख्या भी कितनी मिली, 3। अब यहाँ तीसरा वाला, चौथा दे रखा है कि झुर्रीदार होना चाहिए और बीज का रंग कैसा होना चाहिए, हरा। यानी दोनों ही रेसेसिव कैरेक्टर होने चाहिए, छोटा ही आर चाहिए और छोटा ही वाई। तो ये यदि देखोगे आप तो इसकी संख्या मिलेगी ये 1। अब यहाँ पे ये जो देखा है हमने, ये जो लक्षण बाहर दिखाई दे रहे हैं उनका अनुपात है। ये जो अनुपात है 9:3:3:3:1, ये लक्षण फिनोटाइप वाला अनुपात है। जीनोटाइप का अनुपात इसका नहीं पूछा जाता है। तो F2PD में ये आया है, गोल और पीले बीज की संख्या 9, गोल और हरे बीज की संख्या 3, झुर्रीदार और पीले बीज की संख्या 3, झुर्रीदार और हरे बीज की संख्या 1। अब यहाँ आपको जो तीसरा नियम था, तीसरा नियम क्या कहलाता है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम ये कहता है कि माता पिता से संतान में जब लक्षण जाते हैं तो कोई भी लक्षण साथ में नहीं जाते, एक दूसरे से स्वतंत्र होकर अपव्यूहित होते हैं, एक दूसरे से अलग अलग जाते हैं। ये आपको कैसे पता चला, आप इस संकरण में देखिए, शुरू में क्या दे रखा है कि गोल बीज के साथ उसका रंग कैसा था, पीला। इसका मतलब संतान में यदि बीज गोल आ रहा है तो कलर कैसा आना चाहिए, पीला। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जो F2PD में हम देख रहे हैं, बीज यदि गोल है तो उसके साथ कलर कैसा आ सकता है, हरा भी आ सकता है। तो ये जो दो लक्षण थे ये हमेशा एक साथ जुड़े हुए नहीं रहे। यहाँ एक में आपने पेरेंट में देखा कि बीज कैसा है, झुर्रीदार, तो उसके साथ रंग उसका कैसा है, हरा। लेकिन संतान में F2PD में देखा कि बीज झुर्रीदार था और कलर साथ में क्या आ गया, पीला आ गया। यानी सभी लक्षण जो है वो एक दूसरे से अलग अलग होके अपव्यूहित होते हैं। सिंपल सा उदाहरण ले सकते हैं इसमें, मनुष्य में आप देखिए, यदि किसी व्यक्ति के बाल जो हैं उसका रंग है काला और बाल कैसे हैं, घुंघराले हैं। ये तो पिता के बालों की बात कर रहे हैं अपन की। मान लीजिए मनुष्य में नर के बाल जो हैं वो सीधे और घुंघराले और काले हैं, और महिला जो है उसके बालों का रंग भूरा है और उसका आकार कैसा है, सीधा है। अब संतान के अंदर ये जरूरी नहीं है कि बालों का रंग और आकार ये दोनों गुण एक जैसे एक साथ जाएं। हो सकता है संतान में
बालों का रंग जो है वो काला आए और बाल कैसे हों, स्ट्रेट हों। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि लक्षण एक दूसरे से स्वतंत्र होकर अभिविहित होते हैं। तो तीसरा जो आपका आनुवांशिकी का नियम है, ये नियम आपको द्विसंक्रिय संकरण से बताया गया है। तो ये आपको दे रखा है, इस प्रकार दो अलग अलग बीजों की आकृति और रंग, यानी ये दो लक्षण हैं, इनको स्वतंत्र वंशागति होती है इनकी, एक दूसरे से लक्षण चिपके हुए नहीं रहते। लक्षण अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करते हैं, तो ये हमने पूरा पढ़ा था कि कोशिका के अंदर केंद्रक, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र, गुणसूत्रों की संख्या प्रत्येक जाति में निश्चित, और गुणसूत्र किसका बना हुआ है, डीएनए का। डीएनए प्लस एक प्रोटीन था जिसका नाम था हिस्टोन प्रोटीन, और डीएनए के ऊपर छोटी इकाई होती है जिसको हम बोलते हैं जीन। और जीन में संकेत होते हैं किस चीज के, प्रोटीन संश्लेषण के, और ये प्रोटीन संश्लेषण करके ही लक्षण जो है उनको अभिव्यक्त करते हैं। तो इसमें ध्यान रखिए, कोशिका का डीएनए है, डीएनए में जीन जो डीएनए की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, इसमें कोडिंग होती है, सूचना स्रोत होते हैं, उसी आधार पे शरीर के प्रोटीन बनते हैं, और प्रोटीन संश्लेषण से ही हमारे लक्षण जो है वो निर्धारित होते हैं। उसके बाद आगे देखिए, इसमें जैसे प्रोटीन विभिन्न लक्षणों की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है। यहाँ बात करते हैं एंजाइम और हार्मोन की। जैसे मान लीजिए पौधे के अंदर अपन बात कर रहे हैं कि जो टी जीन है, बड़ा टी वाला, ये प्रभावी लक्षण है। तो यदि किसी के अंदर ये बड़ा टी वाला जीन है किसी पौधे में, तो एंजाइम की जो दक्षता है, एंजाइम को दक्षता से कार्य करना, यानी एफिशिएंसी बढ़ाएगा एंजाइम की, हार्मोन की एफिशिएंसी बढ़ाएगा। इनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी तो हार्मोन भी बढ़िया बनेंगे और पौधा कैसा होगा, लंबा। और यदि ये वाला जीन नहीं है, स्मॉल टी है, तो हार्मोन की जो ग्रोथ हार्मोन है वो कम बनेगा और पौधा कैसा आएगा, बौना आएगा। तो इस तरीके से जीन जो है अपने अंदर संकेत रखते हैं और उसी के आधार पर क्या बनाते हैं, प्रोटीन। और ये हार्मोन और जो एंजाइम है वो किसके बने होते हैं, प्रोटीन के ही बने होते हैं। उसके बाद आगे देखिए, इसमें अगला है लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी कारण। तो इसमें आपको दो प्रकार का दे रखा है। कुछ प्राणियों में तो लिंग निर्धारण जो है, निषेचन के बाद जो अंडा बनता है, उस अंडे का जो विकास हो रहा है उस समय ऊष्मा या तापमान कितना है, इस पे निर्भर करता है कि उस अंडे में जो जीव है वो मादा होगा या नर। कई जीवों में कम तापमान होने पे, यदि अंडा कम तापमान पे विकसित होता है तो मादा उत्पन्न होती है, या ज्यादा तापमान पे होता है तो नर उत्पन्न होता है। तो इस तरीके से अधिकतर रेंगने वाले जानवर जो हैं, जैसे मगरमच्छ है, छिपकली है या घोंगा है, तो इनमें जो लिंग निर्धारण है वो किस पे निर्भर करता है, अंडे का जो विकास हो रहा है उसके तापमान पे, कि तापमान क्या रहा है उस टाइम। अगला है कुछ प्राणियों, जैसे कि मानव में लिंग निर्धारण जो है वो लिंग गुणसूत्र पर निर्भर करता है। अब इसको देखिए, आपको बताया था मनुष्य के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46। तो इसमें ध्यान रखना है 46 यानी 23 जोड़े गुणसूत्र कहाँ पे हैं, केंद्र के अंदर। और ये किस में पाए जा रहे हैं, जोड़े में पाए जा रहे हैं। 23 जोड़े, संख्या पूछी जाए तो कितनी, 46। और ऐसे पूछा जाए कि प्रत्येक प्रजाति में, तो सब प्रजातियों के क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। प्रत्येक प्रजाति में 46 नहीं बोल रहे हैं, 46 कौन सी प्रजाति में है, मनुष्य के अंदर है। और हर प्रजाति के अलग अलग गुणसूत्रों की संख्या होती है, जोड़े में पाए जा रहे हैं। अब ये जो 23 जोड़े हैं, नर और ये मादा कोशिका है, 23 में से 22 जोड़े नर के और मादा के बिल्कुल समान होते हैं। इन गुणसूत्रों को ऑटोसोम कहा जाता है, ऑटोसोम, या फिर इनको बोलते हैं अलिंग गुणसूत्र। अलिंग गुणसूत्र इसलिए क्योंकि यह गुणसूत्र लिंग निर्धारण में सहायक नहीं होते। कितने, 22 जोड़े, और 22 जोड़े यानी संख्या कितनी हो गई, 44। लेकिन एक जो लास्ट वाला जो गुणसूत्र का जोड़ा है, इधर तो है XY और महिला में है XX, ये इन दोनों में अलग अलग पाया जाता है। ये कितना जोड़ा, एक जोड़ा, एक जोड़ा गुणसूत्र, संख्या कितनी हो गई, 2। ये लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं क्योंकि ये लिंग निर्धारित करते हैं। यदि कोशिका के अंदर XX है तो ये मादा कोशिका है, और यदि कोशिका में ये लास्ट वाला गुणसूत्र XY है तो ये नर कोशिका है। तो इसमें ध्यान रखना है, गुणसूत्रों की संख्या पूछी जाए तो 46 है, जोड़े में पूछे जाए तो 23 जोड़े हैं। फिर उसमें ध्यान रखेंगे इनको भी 2 में डिवाइड करना है। 22 जोड़े गुणसूत्र जो हैं
वो नर और मादा में एक जैसे होते हैं, लिंग निर्धारण में सहायक नहीं होते, इनको अलिंग गुणसूत्र या ऑटोसोम कहा जाता है। 23वां जोड़ा जो है, जो एक जोड़ा गुणसूत्र है, वो आपका क्या कहलाता है, लिंग गुणसूत्र, और इनका नाम होता है एक्स एक्स, ये तो है मादा में, और एक्स वाई किस में है, नर में। अब इसमें ध्यान रखना है, आपको बताया था कि जनन के समय युग्मक बनते हैं तो कोशिका के अंदर गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी, और ये आधी गुणसूत्रों की संख्या में पुरुष में जो शुक्राणु बन रहे हैं उन शुक्राणु में आधों में एक्स और आधों में क्या जाता है, युग्मक में वाई, और महिला में जो अंडाणु बन रहे हैं उन अंडाणु में सब में कौन सा गुणसूत्र होता है, एक्स, क्योंकि इसके पास दोनों क्या है, एक्स है। ये तो युग्मक बन गए, शुक्राणु और अंडाणु। उसके बाद ध्यान रखेंगे इसमें निषेचन के समय पुरुष के युग्मक ये और मादा के युग्मक जो है, महिला के युग्मक ये हैं। इनको जब क्रॉस करवाया जाएगा तो वही चेकर्स बोर्ड बनाना है, यहाँ मादा और यहाँ नर के युग्मक लिखेंगे, एक्स और एक्स क्रॉस करके क्या बना, एक्स एक्स, इसको और इसको क्रॉस किया निषेचन के बाद एक्स एक्स, इसको और इसको किया एक्स वाई, और इसको और इसको किया क्या बना, एक्स वाई। अब ये जो चार संतान बनी है इनको देखिए आप, इसमें जो एक्स एक्स है ये क्या है, लड़की, और जो एक्स वाई है ये क्या है, लड़के। अब इस पे आधारित कितने क्वेश्चन आते हैं वो देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन कि मनुष्य में लड़की होने की संभावना कितने प्रतिशत है, तो कुल यहाँ आपने देखें चार, चार में से दो जो हैं वो आपने देखा है कि लड़की होने की संभावना है, चार में से दो यानी 50% संभावना लड़की होने की है, 50% संभावना लड़के होने की है। या तो क्वेश्चन 50% लिखा आ जाएगा, या प्रायिकता आ जाएगी, कितनी प्रायिकता है, तो प्रायिकता है 1/2, इतनी प्रोबेबिलिटी है। दूसरा ध्यान रखना है, क्वेश्चन ऐसे आ जाता है लड़का होने या लड़की होने की संभावना कितनी है, तो दोनों की क्या है, बराबर है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी कौन होता है, तो यहाँ देखिए महिला के अंडाणु में हमेशा क्या होता है, एक्स, लेकिन पुरुष के शुक्राणु में आधे शुक्राणु एक्स वाले हैं और आधे शुक्राणु कैसे हैं, वाई वाले। अब डिपेंड करता है कि यहाँ से जो निषेचन हुआ है वो इस शुक्राणु के साथ हुआ है या इसके साथ। यदि वाई वाले के साथ होता है तो जो है यहाँ पे लड़के का जन्म होता है, और एक्स वाले से होता है तो किसका होता है, लड़की का जन्म। तो लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी कौन है, पुरुष है। लेकिन हमारे समाज में जो है भ्रांतियां हैं जिसमें महिला को जो है लिंग के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है, तो इसमें ध्यान रखिए। अगला, ये आपको एनसीईआरटी बुक में इस तरीके से पूरा दे रखा है कि युग्मक बना रखे हैं नर के और ये मादा के, और ये मादा और नर जो है संतान उत्पत्ति। अब आधे बच्चे लड़के और आधे लड़की हो सकती हैं, यानी दोनों की जो संभावना है वो क्या है, बराबर है। दूसरा इसमें ध्यान रखना है, सभी बच्चे चाहे वह लड़का हो या लड़की हो अपनी माता से हमेशा कौन सा गुणसूत्र लेगा, एक्स गुणसूत्र। अतः बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उसे पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। जिस बच्चे को अपने पिता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त होता है, वंशानुगत हुआ है, तो वह लड़की है, और जिसे वाई गुणसूत्र वंशागत हुआ है तो वो क्या है, लड़का। तो लिंग निर्धारण के लिए जो है नर इसमें उत्तरदायी होगा। अब इस क्लास में आपको आगे जो है जैव विकास की कुछ बातें रह गई हैं वो अगली क्लास में पढ़ाई जाएंगी। धन्यवाद।